का आगाज मैं आपसे ही करती हूँ। अहमद अवैस साहब, आप अगर इस बात को ज़रा हमारे लिए थोड़ा एलैबोरेट करें कि ये पूरा मामला अब कैसे आप लीगली स्पीकिंग जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो केसेस हैं वो कहते हैं बहुत सारी केसेस में बड़े सारे लूप होल्स हैं, जो पीटीआई के वकला हैं बार बार वो भी तब्दील होते रहे हैं। एक ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाई गई थी। दूसरी फिर ये बात भी की गई कि जी पाक अमरीका ताल्लुकात को ज़र पहुंची, मईशत को ज़र पहुंची। आज जो तोशा खाना का भी फैसला आया है उसमें भी बड़ा क्लियर कट ये लिखा गया है कि जी अंडर इन्वॉइसिंग की गई और बाकायदा कहा गया कि जी वो जो तोहफा है और वो जो ज्वेलरी थी बिलखुसूस सऊदी वली अहद से जो मिली थी उसकी कीमत कम लगाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जब आप किसी को राइट टू डिफेंस नहीं देंगे और उसकी जो एट द कंक्लूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस उसकी जो एक 342 की स्टेटमेंट होती है एक्यूज की, वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर आप जो मर्जी लिख दें। अगर आप वो अभी तो उन्होंने, मैं कहता हूँ, बड़ी कर्टसी दिखाई कि उन्होंने 3 अरब लिख दिया। अगर वो उसके बाद इसकी जगह पे वो 30 अरब लिख देते या 300 अरब लिख देते तो उनका कोई जुबान भी नहीं पकड़ी जा सकती थी और कलम भी पकड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि डिफेंस का मौका ही नहीं है। उनके उनके इस बात को गलत साबित करने के लिए, इसीलिए फेयर ट्रायल जिसको कहते हैं इन टर्म ऑफ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट है ना कि एक एक्यूज के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं, फिर उसको राइट टू डिफेंस है, वो अपना डिफेंस में विटनेस ला सकता है, बकायदा उसको पूरा हक हासिल है अपनी बेगुनाही को साबित करने का। जब ये राइट नहीं देंगे तो फिर जो मर्जी आप करेंगे। और आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जजेस जो हैं कितने अंडर प्रेशर और किस प्रेशर के तहत उनको रात को 10 बजे 11 बजे तक बिठाया जाता है। कभी ऐसा भी हुआ है। ये कौन से कानून के तहत है? रूल्स एंड प्रोसीजर जो है उसके अंदर उनका टाइमिंग जो है, कोर्ट टाइमिंग वगैरह, वो सारे मेंशन है, लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। कौन कर रहा है ऐसे? जुडिशरी कर रही है, कोई इनका कोई चीफ जस्टिस कर रहा है, या कोई ये इनविजिबल हैंड है जो उनको प्रेशराइज करके जो है वो पिस्टल पॉइंट पे वहां बिठाया हुआ है। ये सारी बातें जो हैं ये इंटरमिंगल्ड हैं, लेकिन ये इसके असरात जो मरतब हो रहे हैं वो बड़े भयानक। बट सर ये भी फरमाइएगा कि जो वकला थे वो क्यों बार बार चेंज किए गए? कम से कम अगर वकला ही, फिर बाद में कहा जाता था गैर हाजिर भी होते थे वकला और तब्दील भी किए गए थे, तो ये बातें भी तो आपके एंड पर मौजूद हैं। आप कभी उनको गिने तो सही ना, कितने वकला चेंज कर लिए और कितना पुराना टाइम है जितने कहा जाए कि ये बड़ा डिले कर दिया, ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। ये कब ये ट्रायल शुरू हुआ और कब खत्म हो गया और कैसे खत्म हुआ और कैसे शुरू हुआ, ये सारी बातों को आप देखना होगा ना। इस तरह ये एक लॉफ्टी स्टेटमेंट के ऊपर तो मसला हल नहीं होगा। बात तो ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा की गई है ये एक शख्स के पब्लिक इमेज को टार्निश करने के लिए और उससे उसकी पॉलिटिकल पार्टी को जो है एक तरफ बिल्कुल हाथ पांव बांध के उसको कहा जा रहा है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो और हर जायज तरीके से वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। मैं ये मामला आगे ले जाती हूँ और पूछती भी हूँ कि इस पे क्या कोई दूसरे ओपिनियंस भी हैं इसी पूरी चीज पर लीगली स्पीकिंग। इससे पहले कि आप दूसरी ओपिनियन लें, इसके रेलेवेंट एक तो शेर अगर कहें तो मैं सुना दूं। जी 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 प्लीज। मैं वो फैज अहमद फैज के बड़े इससे रेलेवेंट हैं कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुस्वा सरे बाजार, और छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाबो के दुश्नाम और छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, इस इश्क ना उस इश्क पे नादम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दाग है नदामत। अब कीजिए। वाह, बड़े सर शायराना अंदाज में इरफान साहब आपने सुना। अहमद अवैस साहब ने अपनी इनिशियल रिमार्क्स को उन्होंने बयान किया। आप फरमाइएगा, ये आपके लिए भी सर कंस्पिक्युअस बातें हैं कि कोर्ट की टाइमिंग्स को भी ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा, जजेस को रात के 12-12 बजे तक बिठाया जा रहा है। और ये तो बात दुरुस्त है कि जो साइफर केस है उसमें ये भी लिखा था कि मुल्जिम चालाक है और चालाक मुल्जिम को फेयर ट्रायल का हक हासिल नहीं है। मैं मुख्तसरन अपने व्यू आपको बता दूं कि साइफर केस के बारे में जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मैं तो खुद भी उससे एग्री नहीं करता और मैं समझता हूं कि वो जो फैसला है वो सेट असाइड हो जाएगा जब वो मामला अपील में जाएगा। लेकिन ये जो तोशा खाना का मामला है, यहाँ पे तो सऊदी फरमा रवा जो हैं, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कुछ तोहफ दिए थे, उनको बजाते खुद बेच देना इस तरह से, यानी इतने आला मनसब पे बैठ के, तो ये
सौदे करने शुरू कर देना और तोहफा जो है बेचना। जब वो सऊदी किंग को पता चला है तो पाकिस्तान की क्या साख रह गई पाकिस्तान के वजीर आजम की सऊदी किंग के सामने। और दूसरी बात जो ये है, ये अंडर इनवॉइसिंग की, जी जी जी, इसको कम से कम कौम को कॉन्फिडेंस में लेके कोई एक्सप्लेन तो करते। इतना मौका था इनको, इन्होंने वो भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब रही बात 342 की स्टेटमेंट की, तो अवैध साहब सही फरमा रहे हैं कि 342 की स्टेटमेंट जो है वो मौका तो मिलना चाहिए, और वो मौका जो है वो था इनको। अब ये खुद ही जब स्टेटमेंट के लिए हाजिर ना हो, तो फिर देखे ना, ये चीज भी देखने वाली है। तो उसमें फिर वो क्या इन एटर्निटी जज इंतजार करेगा, क्योंकि ये 342 की स्टेटमेंट इसलिए दी जाती है ताकि एक्यूज को बताया जाए कि भाई आपके खिलाफ ये केस है और आप इस पे जो अपना वर्शन है वो दें, ताकि उनका मौकफ सामने आ जाए। तो गोया आप ये फरमा रहे हैं सर कि उनको खुद से नहीं दी गई, अब वो फिर उनको मौका भी दिया गया था, लेकिन चूंकि ये लोग खुद भी अवेलेबल नहीं थे ये स्टेटमेंट देने के लिए, तो जज फिर इंतजार करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा इस वजह से, वरना उन्होंने मौका दिया था आपके व्यू में? जी जी, मेरा यही व्यू है कि वो मौका दिया गया था। तो ये सारी चीजें जो है ये इसको मतलब एज अ होल, फिर ये इनका ये भी कहना था कि ये रियासत मदीना बना रहे हैं। जो फर्स्ट लेडी थी वो एक रूहानी शख्सियत के तौर पे सामने आती हैं, लेकिन वो खरीदो फरोख्त में भी बहुत आगे हैं। वो हुकूमत को भी चलाती हैं, पंजाब हुकूमत को भी चलाती हैं। उनके साथ फिर एक और खातून है, उनका भी इनाम आता है। तो ये तजादात सामने आए थे। अपेरेंटली इनको चाहिए था कि उसके बारे में लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते और अपना मौकफ इस तरीके से पेश करते। वो मौकफ ना अदालत में आया है, ना वो हम सब के सामने आया है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इन अ वे मकाफात अमल है कि आप तो अपने जो राइवल्स थे उनको खत्म करना चाहते थे। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की है सर, लेकिन ये कि उस पे वो अहमद अवैस साहब की तरफ मैं ये मामला ले जाऊं, और ये बहुत आपने काउंटर एक आर्ग्यूमेंट्स एक दिए हैं, ये फरमाइएगा। वो ये भी कहते हैं तोशा खाना से तो सबने तहाइफ लिए हैं, उन सब के केसेस तो खत्म हो गए, बल्कि गाड़ियां भी ली गई हैं जो कि अलाउड ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो इन्होंने तो कहते हैं इस तरह की कोई चीज नहीं ली, तो हमारे ऊपर तो कोई मामला ही नहीं बनता। तोशा खाना में जो केसेस बाकी हुए हैं उनमें से कितने थे जो कहते थे कि हम रियासत मदीना बनाने जाएंगे? उनमें से कितने थे जो रूहानियत का सहारा ले रहे थे? उसके बाद जब उनमें से कितने थे जो कह रहे थे कि हम अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ नैब को पीछे लगाएंगे? तो ये जब इतने इन्होंने यूटोपियाई मेयार जब तय कर दिया सबके लिए, तो फिर अच्छा, आप कह रहे हैं गोया ये इनके लिए बबाले जान बन गया, और इस वजह से इनके केसेस को आपको लगता है कि अलग पैराए में देखा गया है, क्योंकि क्लेम्स कुछ और थे और किया कुछ और गया। अहमद अवैस साहब, हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं तो कर। इरफान साहब ने खुद ही फरमाया कि देखिए कि अगर वो रियासत मदीना वाली बात है या उन्होंने किसी को बुरा कहा या ऐसी बात की, तो सवाल ये है कि जो क्वेश्चन जैसे आपने रेज किया, जो बड़ा जायज सवाल है कि तोशा खाना में तहाइफ जो हैं वो मियां नवाज शरीफ ने भी इतना अरसा रहे, वो बेतहाशा उन्होंने वसूल किए, उसमें गाड़ियां भी हैं जो कि रूल के मुताबिक वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जी जी, इसी तरह बहुत सारी चीजें थी। इसी तरह वो जो है पीपल पार्टी के जब प्राइम मिनिस्टर थे गिलानी साहब, तो वहां पर भी ये मसला आया। सवाल ये है कि कोई कैसा भी हो, कानून तो बराबर है ना, आपने इक्वालिटी क्रिएट करनी है। अगर तोशा खाना के एक कहते हैं कि इसने तहाइफ जो है वो लिए, लेके उनको बेचा, ये बेचना जो है ये एक उसको इमोरल कैटेगरी में तो ले आए, वो इलीगल कैटेगरी में नहीं आते। हाँ, अच्छा, मोरालिटी की तो बात कर रहे हैं, लीगैलिटी इसमें कहाँ है? मैं पूछती हूँ इरफान साहब से, ठीक है। अब मैं सवाल तो ये आता है कि बाकियों को क्यों वो जो तोहफे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब वो लेके और गैर कानूनी और रूल्स को फॉलो नहीं करके वो ले गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? ये डिस्क्रिमिनेशन जो है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका क्या, उसका जवाब कोई नहीं है। ये एक अलग मसला है। ये उस ट्रायल से बिल्कुल हट के दूसरा मसला है कि ये तमाम जो हैं इनको ये सब के सब जो हैं
वो दूध में धोए गए और ये अकेले के ऊपर आपने ये सारी मामलात ये डाल दी। सही, ये सर आपने तोशाखाना के हवाले से आपने बड़ी एक अहम बात आपने बताई कि मोरालिटी पे तो नहीं जाना ना, लीगैलिटी पे जाना है। मैं इसका जवाब मांगती हूँ, लेकिन ये साथ साथ एक और बात आप फरमाइएगा। ये जो साइफर केस के हवाले से भी एक कमेंट किया ना इरफान साहब ने कि क्या साख रह गई उस सऊदी वली अहद और पूरी लीडरशिप के आगे पाकिस्तान की बहैसियत मुल्क कि जब उसको पता चला कि जी उसके दिए हुए तोहफे जो हैं किसी ने औने पौने दामों खरीद के महंगे दामों बेच दिए। देखिए ना, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये बात तो अब वो किस दाम के थे किस दाम के बिके ये एक अलग बात है। ये मैं समझता हूँ कि नहीं बेचने चाहिए थे, तोहफे को रखना चाहिए था। ये मैं पर्सनली, इट्स माय ओपिनियन जी। लेकिन सवाल ये है, इसके अलावा बात ये है कि जो एक आदमी को सजा देने से पहले जो कानून ने के तकाजे हैं वो तो पूरे होने चाहिए थे। जो आईनी तकाजे हैं, जो फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है कि आप राइट टू डिफेंस तो दें किसी को। आप 342 की स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड किया बगैर सजा सुना नहीं सर। वो इरफान साहब तो कह रहे हैं कि वो 342 की स्टेटमेंट उनको मौका दिया गया, लेकिन जब वो मौजूद ही नहीं थे अपनी स्टेटमेंट। आपको बताता हूं मैं, ये ऑन रिकॉर्ड है और ये आपके सारे टीवी चैनल ने भी इसको रिले किया इसको। ये उस जिस दिन डेट ऑफ हियरिंग थी परसों, वो डेट ऑफ हियरिंग थी, इमरान खान ही वाज इन द कोर्ट रूम। उन्होंने कहा कि आप 342 की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी मेरी तो आज हाजिरी की डेट है। उन्होंने कहा जी नहीं 342 का बयान लें। उसने कहा ठीक है, मैं क्योंकि जेल में ट्रायल हो रहा था ना, उन्होंने कहा मैं जेल के अपने कमरे में से ले आता हूँ और जब तक मेरे वकला भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, और सजा सुना दी उसी वक्त सजा सुना दी है।